माननीय सदस्य जयराम माथुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शिक्षा के लिए लगभग 12% का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि सराहनीय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि चाहे बजट 12% हो या 24% हो, इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक, सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर अक्षम है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसमें 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें तो उसको संचालन करने के लिए एक डायरेक्टर होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय। जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय, और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं और एक विभाग जहां 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, यहाँ जांच किया जाए। 2500 करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नगण्य लोग हैं। तो ये झारखंड आज बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है अध्यक्ष महोदय। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अब जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। अधिक मत बस 30-40 सेकंड लेंगे, दयानिधि थोड़ा सा कृपा करें। मैं एक ये मामला भी दूंगा, पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार, जो मेरे आंखों ने देखा बदला। क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग, और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर अगली सरकार को अगर घोटाला करना है कपड़ों में, तो अगली सरकार पीले रंग का ड्रेस लाएगी, क्योंकि पीला रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बीमारी है। शिक्षा में इस प्रकार से लोग हावी है तो समझ सकते हैं इस राज्य का क्या होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अन्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला के चंदन क्यारी में पर्वतपुर कोल ब्लॉक है, जिसमें लगभग पिछले 10 वर्षों से कोयला उत्खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कोल ब्लॉक को जेएसडब्ल्यू ने बीसीसीएल से प्राप्त किया है, जो फिलहाल कोयला उत्खनन की स्थिति को बनाए रखा है, किंतु उत्खनन नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी कंपनी को अनुमति प्राप्त नहीं है। इलेक्ट्रो स्टील, सेल और बीसीसीएल के कस्टोडियन में रहते हुए 237 रैयत नियोजित हैं, किंतु जेएसडब्ल्यू को दायित्व मिलने पर पाया गया कि 121 मजदूरों को एक साजिश के तहत काम से हटा दिया गया है, जो कि एक जांच का विषय है। ऐसे में सभी 121 रैयत विगत 1 माह से
जेएसडब्ल्यू के गेट पर नियोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जेएसडब्ल्यू को कोयला उत्खनन की अनुमति दिया जाए, जिसका माइनिंग लीज प्रस्ताव कैबिनेट में लंबित है। ऐसा करने से 121 रहतों के साथ साथ आसपास के दर्जनों मौजा के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। सदस्य कुमार उज्जवल महोदय, मेरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड सिमरिया में जबड़ा से लेकर भवानी मठ तक तथा जबड़ा से लेकर सलगी तक एवं देवकी टांड में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है। शून्यकाल के माध्यम से मैं इस बात की जानकारी सदन को दे रहा हूं महोदय। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। झारखंड राज्य के अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों को असाध्य रोगों से निजात दिलाने हेतु व्यापक हित में राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक 33 विविध 134, 223, 114 दिनांक 24/2/2021 को स्वास्थ्य बीमा योजना लागू चिकित्सा भत्ता किया गया है, जिसमें से राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी एवं संविदा कर्मियों को राज्य में महत्वपूर्ण कार्य करने के उपरांत भी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रखा गया है। अतः अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डुमरी प्रखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। डुमरी प्रखंड का अंतिम सर्वे 1985-1986 में हुआ था, लेकिन सर्वे के दौरान कई त्रुटियां सर्वे कर्मियों के द्वारा हुआ है, जिसमें जिस किसान का 5 एकड़ जमीन उसका 1 एकड़ दिया गया है। जिस किसान का 1 एकड़ जमीन है उसका 5 डिसमिल कर दिया गया है। कई किसानों की जमीनों का तो सर्वे के दौरान चढ़ाया ही नहीं गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऑनलाइन हुए जमीन का रसीद कटवाने जाते हैं तो पता चलता है कि 65 वर्ष से राजस्व जमा ही नहीं हुआ है, जबकि डुमरी के किसान ऑनलाइन रसीद कटवा चुके हैं, जिसके कारण डुमरी प्रखंड के किसान काफी परेशान और चिंतित हैं। राजस्व विभाग के द्वारा किसी भी तरीके का सुधार भी नहीं किया जा रहा है। विभाग के वरीय अधिकारी सुधार के नाम पर अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। यही वजह है कि डुमरी प्रखंड के किसान 1985-86 के बाद से रसीद भी नहीं कटवा रहे हैं। मैं सदन से मांग करता हूं कि उत्तर प्रखंड में सर्वे के दौरान त्रुटि को सुधार करते हुए किसानों का रसीद काटा जाए। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला अंतर्गत 2 प्रखंड बिशुनपुरा और भवनाथपुर को जोड़ने वाली बिशुनपुरा घटियरवा घाट से ओढ़िया होते हुए बनखेता भाया बुका होते हुए पीडब्ल्यूडी भवनाथपुर पथ तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी पथ के निर्माण कार्य की स्वीकृति का मांग सदन के माध्यम से और सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रैयती निबंधित जमीन का उपयोग सरना, मसना, हड़गड़ी तथा कब्रिस्तान के रूप में कर रहे हैं। सरना, मसना, हड़गड़ी तथा कब्रिस्तान की घेराबंदी या सुंदरीकरण करने के लिए सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज खतियान में दर्ज होना जरूरी है, जो भी कि लोग वर्षों से उक्त स्थल का इस्तेमाल शव दफनाने में कर रहे हैं। अतः पारंपरिक व्यवस्था को दुरुस्त कर घेराबंदी करवाने का सदन से मांग करता हूँ। माननीय सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई थी। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को यहाँ गोली मारी गई, फिर उसके बाद चान्हो में आनंदशील आश्रम में साधु समेत 2 लोगों की वहां हत्या कर दी गई। अभी रविवार को हजारीबाग में एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे, डीजीएम थे कुमार गौरव, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। और पूरे झारखंड में, ये तो मैंने कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके समझ रखा है। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था। आज 25 वर्षों के कालखंड में लगता है पहली दफा इतनी अधिक लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, इतना कभी नहीं हुआ था।
इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए, क्योंकि आज राज्य में और खास करके जो कोयला क्षेत्र में जनता बिल्कुल परेशान है, तबाह है। इसलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे, अब इन विषयों पर बाकी कामकाज को छोड़ करके हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। अब प्रश्नकाल सब नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल दिए तो सब आदमी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब बोल दिया माननीय, और इधर सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। अब दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाएगा मैडम, दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाएगा, सब लोग माननीय सूचना देने लगेंगे। अब बैठिए थोड़ा सा बैठिए, फिर ले लेंगे आपका सूचना हम ले लेंगे। बैठिए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी, पूछिए। अमित कुमार यादव जी, अमित कुमार यादव जी, अमित कुमार यादव जी, आप पूछिए। सदन ऑर्डर में आ गया तब ना पूछा अध्यक्ष महोदय, तब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं अब पूछते हैं अध्यक्ष महोदय। पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ज्वलंत मामला है लॉ एंड ऑर्डर पे, तो सरकार संसदीय कार्य मंत्री जी है, यहाँ पे डिबेट हो जाए इस पर अध्यक्ष महोदय, कम से कम सदन में मामला आ जाए अध्यक्ष महोदय। लॉ एंड ऑर्डर जो आज के दिन में स्थिति है अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य का। आप नवीन जी, कोई माननीय सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है बेल में आने के लिए। आप बुला रहे हैं, ये आचरण नवीन जी आपके लिए तो कम से कम ठीक नहीं। बस बात माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष बात को रखे, बात सरकार के संज्ञान में आ गया तो संसदीय कार्य मंत्री जी से आ गया उनके संज्ञान में आ गया, बात आ गया। अब जवाब देंगे समय पर। संसदीय कार्य मंत्री जी से जवाब दिला दिया अध्यक्ष महोदय, कब कराएंगे? बट मान्य सर, बट थोड़ा प्रश्नकाल को आप लोगों से मेरा आसन का आग्रह है कि कम से कम प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल को हंगामा ठीक है, ठीक, आपका प्रोसीडिंग में आ गया, बात संसदीय कार्य मंत्री अपना संज्ञान में ले लिए, लेकिन एक आग्रह है माननीय सदस्य, आप तमाम लोगों से प्रश्नकाल को बाधित मत करिए। थोड़ा सा 1 घंटा का प्रश्नकाल है तो लेने दीजिए। घोर असंतोषजनक है और सरकार ने जो सूचना जारी की है जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के लिए, यह अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह अधिसूचना राज्य का जो नगरपालिका अधिनियम है उसके प्रावधान के विरुद्ध है और राज्य सरकार के जो नियम है टाटा ली समझौता उसके विरुद्ध है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अधिसूचना को रद्द करें और अगर औद्योगिक नगरी बनानी है तो संविधान के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप बनाएं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 481 का उद्धरण देते हुए इस अधिसूचना को नियम विरुद्ध बताया है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर 481 जो हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा है उसको एक बार पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर 481 धारा का खंड 3 यह कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए कमिटी अंडर द chairpersonship of the deputy commissioner of the district in which the industrial township is situated to oversee the working of the industrial township as prescribed। माननीय सदस्य की आपत्ति है
कि उपायुक्त को होना चाहिए था, उसके जगह प्रभारी मंत्री क्यों हो गए। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बस उनका यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी पहली लाइन, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट, हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा 481 का खंड 3 यह कहता है कि मे अपॉइंट, तो मे अपॉइंट में उपायुक्त का भी हो सकता है माननीय, प्रभारी मंत्री का भी हो सकता है। और निश्चित रूप से जिसमें अगर शैल अपॉइंट होता तब माननीय सदस्य की भावना या बात सही होती, इसलिए मैं यह कहता हूं कि अधिसूचना सही है। माननीय सदस्य अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सर जवाब देना चाहूंगा। महोदय, मुझे कई प्रश्न पूछने हैं। ये माननीय मंत्री ने अंग्रेजी में पढ़ा है मे पॉइंट, ये सदन ने पारित किया है नगरपालिका अधिनियम। इसका 481(3) कहता है कि राज्य सरकार उस जिले जिसके अंतर्गत नगरपालिका अवस्थित हो के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो औद्योगिक नगरी के निर्धारित कार्यकलापों पर यथाविधि निगरानी रखेगी। इसका मतलब क्या होगा? उपायुक्त के अधीन में अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे, इसमें स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री ये कर दिया गया है। तो ये नियम विरुद्ध नहीं है तो क्या है? सदस्य ने हिंदी के अनुवाद को पढ़ा है। मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि भारतवर्ष में भारत का संविधान प्रिवेल करता है और भारत का संविधान अपने आर्टिकल 348 में बहुत स्पष्ट यह लिखता है, all orders, rules, regulation and bylaws issued under the constitution of under any law made by parliament or the legislature of the state shall be in the English language। यदि दो भाषाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का संविधान यह व्यवस्था देता है कि अंग्रेजी जो पाठ है वही पठनीय होगा, और इसमें बकायदा कहता है shall be in the English। तो अंग्रेजी का जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम के अनुरूप राज्य सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि वो या तो उपायुक्त को अधिसूचित करे या किसी अन्य को करे। इसलिए मेरे समझ से मान्यवर इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है और कहीं भी अधिसूचना नियम विरुद्ध नहीं है। महोदय, एक तो विधानसभा आप हस्ताक्षर नहीं है इस विधानसभा में जो अधिनियम रखा गया हिंदी में रखा गया, माननीय मंत्री जी ने विधानसभा सदस्यों को इसका अंग्रेजी वितरित नहीं किया है। दूसरा, इसमें स्पष्ट है कि जो उपायुक्त होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब तो कुछ भी कह सकते हैं, शैल का आप उदाहरण लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं महोदय। जो अध्यक्ष का पद होगा इसमें वह पद लाभ का पद होगा। लाभ के पद से आपने इसको अलग नहीं किया है। तो मंत्री प्रभारी हों स्थानीय हों वो अध्यक्ष हो जाएंगे तो लाभ के पद पर जाएंगे तो उनके विधानसभा की सदस्यता नहीं रहेगी। विभाग ने इस पर विचार नहीं किया है। दूसरा महोदय, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं। जो 73वां संशोधन हुआ 1974 में संविधान का, उसमें स्वशासन के लिए सारी नगर निकाय बनाए गए और संविधान का अनुच्छेद 243(p) QRSTU ये सब में ही कैसे संचालित होंगी संस्थाएं। तो एक तो जो इसका मूल स्वरूप है ये स्थानीय सुशासन के लिए होगा, यह मूल स्वरूप इससे नष्ट हो रहा है। इसमें कहीं से भी स्थानीय सुशासन की बू नहीं है। इसमें कुछ लोग मनोनीत होंगे, 6 लोग राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, 11 टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 11 के अलावा और 2 लोग टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और टाटा वर्कर्स यूनियन। यानी कुल मिला के 13 व्यक्ति टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 6 सरकार के प्रतिनिधि होंगे, विधायक सांसद होंगे और 5 मनोनीत होंगे। अब ये कैसे काम करेगी? अभी तक औद्योगिक नगरी बनेगी राज्य में तो कैसे काम करेगी, इसका कोई भी नियम सरकार ने नहीं बनाया है। दूसरा कि अब ये इसमें लिखा है इन्होंने कि ये नगर निकाय की तरह काम करेगी। वैधानिक दर्जा भी है लिखा है इसमें सूचना में कि नगर निकाय का होगा। नगर निकाय का होगा तो ये नगर निगम के स्तर का होगा, क्योंकि 3 तरह के नगर निकाय हैं। एक जो ट्रांजिशनल फेज में है, ग्रामीण से शहरी व्यवस्था की ओर जा रहा है, वो नोटिफाइड एरिया कमेटी हो जाती है। जो 40,000 तक की संख्या वाला है वह नगर
नगर परिषद होता है, उससे ऊपर का नगर निगम होता है। एक तो अभी तक जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो बनी हुई है लंबे समय से ही संविधान के विरोध में है। ये मंत्री महोदय बताएं कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी संविधान के प्रावधान के हिसाब से कितना उचित है। ट्रांजिशन फेज में है, ये शहर से ग्रामीण से शहर की ओर जा रही है या नगर निगम के स्तर की है। जब ये काम करेगा, वैधानिक दर्जा नगर निकाय का होगा, तो ये मनोनीत कमेटी किस तरह से नगर निकाय का नगर निगम का काम करेगी? माननीय सदस्य आप क्या जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से? मैं ही माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी अधिसूचना है ये संविधान के प्रावधान के विरोध में है और सरकार के का जो अधिनियम है उसके विरोध में है। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम बात तो यह है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल अपने पारित एक्ट के आधार पर संविधान में संशोधन के लायक नहीं है। निश्चित रूप से संविधान की धारा ही प्रिवेल करेगी विधानसभा के एक्ट पर, और संविधान की धारा अगर यह कहती है कि इंग्लिश शैल भी है तो उसको उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने दूसरा विषय जो रखा कि ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये राज्य सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी करेगी। तीसरा विषय जो इन्होंने रखा कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो SLP 467/2008 2008 में जो SLP हुआ था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी जजमेंट के आलोक में इसका गठन किया गया था, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी। माननीय सदस्य की यह आपत्ति है कि इस कमेटी का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस समिति में कुल 27 सदस्य हैं मान्यवर। 6 सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। 6 सदस्यों के बाद मान्यवर 11 सदस्य टाटा स्टील के हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 7वां सदस्य जो है वो संसद सदस्य हैं 09 जमशेदपुर के, विधानसभा सदस्य हैं 48 जमशेदपुर पूर्व के, विधानसभा सदस्य हैं 49 जमशेदपुर पश्चिम के। अगला सदस्य जो है निश्चित रूप से टाटा का है। अध्यक्ष टाटा कामगार यूनियन, ये एक जनप्रतिनिधि है जो टाटा कामगार यूनियन से जीत कर आता है। 5 इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो 27 सदस्यीय कमेटी में हमारे पास 15 सदस्य हैं मान्यवर। हम यह मानते हैं कि माननीय सांसद सदस्य, माननीय विधायक निश्चित रूप से जनहित के मुद्दों पर टाटा स्टील के पक्ष में नहीं हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में होंगे। तो कुल मिलाजुलाकर 27 सदस्यीय समिति में 15 ऐसे लोग हैं जो जनहित के मुद्दों पर जनता के लिए उत्तरदायी हैं। टाटा के सदस्य भले ना हों, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल इस तरीके से बनाई गई है जिसका कि वहां पर जनहित में इसका इस्तेमाल हो सके। और तीसरी बात, JNSC के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आग्रह किया वो इसके पूरक का हिस्सा नहीं था। माननीय सदस्य अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं कभी भी उनको इस विषय में संतुष्ट करूंगा। चलिए सर जी, नहीं महोदय, जवाब ठीक ठाक हो गया। माननीय मंत्री महोदय सदन के सामने सही स्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का ये उदाहरण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। नगर निगम बना था 2005 में, 2015 में फिर अधिसूचना जारी हुई, टाटा के लोग हाई कोर्ट गए। अच्छा, उसी में क्लियर करा लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या सर? तो जरा बता दीजिए माननीय सदस्यों को। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही टाटा स्टील द्वारा सिविल अपील नंबर 2008 जो हमने कहा था दायर किया था, जिस क्रम में टाटा स्टील के आवेदन के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करते हुए शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वाद संख्या 14,926/2006 के अंतर्गत वर्ष 2014 में सरकार द्वारा दायर किया गया था। सिविल अपील 2467 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर में औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति का उल्लेख है। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में
दोनों पक्षों द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के गठन की दिशा में प्रगति किए जाने के फलस्वरूप सिविल अपील संख्या 467/2008 और एसएलपी केस नंबर 14,926/2006 को निष्पादित कर दिया। इसके आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में प्रदत्त जमशेदपुर औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। चलिए, तो एक तरफ मान्य सदस्य का जवाब हो गया। नहीं, कैसे जवाब हो गया महोदय? अभी आप बोले, मान्य सदस्य आपने बोले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, उन्होंने आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का सारा हलफनामा आपको पढ़ के सुना दिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसा आप इंडस्ट्रियल कमेटी बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आप कागज भिजवा दीजिए, मान्य सदस्यों को कागज। मेरे पास है कागज, सरकार के पास जितना उतना कागज मेरे पास भी है। तो उसमें क्या आपत्ति है? एक दिन का फैसला मेरे पास है। ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में टाटा अपील में गया, टाटा और राज्य की सरकार कोर्ट के बाहर सहमत हुई कि हमने बहुत मुद्दों को सुलझा लिया है, कुछ छोटे मोटे बच्चे उनको भी सुलझा लेंगे। उसने सुलझा लीजिए और करिए। ये आदेश कैसे हुआ कि आप इंडस्ट्रियल टाउन से बना दीजिए? ये बता रहे हैं। दूसरा 1T कर रहे हैं। मान्य उसी जगह रुकिए। मान्य अध्यक्ष, मान्य जब टाटा उनको इतना बात आश्वस्त कर दीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जो बात हुई है जी, उनका जजमेंट आप पढ़ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं? ये बताइए। मैं क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ। मान्यवर, टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच में चल रहे इस गतिरोध को जो जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति बनाने का था, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने का अधिकार दिया। तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि अगर यह नियम विरुद्ध था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की बात नहीं करता। और जब हम लोगों ने आपस में सेटलमेंट करके टाटा स्टील के साथ यह फाइल किया तो इस पर कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारे किए हुए आपस के समझौते को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसके चलते ये निष्पादित हुआ। चलिए सर जी, कहीं महोदय, कहीं कानून के प्रावधान में ऐसा नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई कर सकता है। दो पक्ष है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करे, कोर्ट को सूचित करता है हमने सेटलमेंट कर दिया। इस सेटलमेंट पर कोर्ट की कोई मुहर नहीं होती है। दूसरा, ये जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं संविधान का 243(1)T, एक तो संविधान में कोई 243(1)T प्रोविजन नहीं है। 243T है जिसमें आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इन सबों का आरक्षण इसमें होगा जो हमारी बनेगी नगर निकाय। उसमें 241T में कहाँ ऐसा उल्लेख है जैसा मंत्री जी बता रहे हैं? संविधान में कोई 243(1)T कोई अनुच्छेद नहीं है। मंत्री जी बता दें कि कितना प्रासंगिक है जो बता रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। तो टाइपो एरर हो सकता है माननीय, लेकिन भावना यही थी और भावना के तहत मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ कि सरकार के कोई निहित उद्देश्य नहीं है। सरकार जमशेदपुर औद्योगिक इलाके में लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए एक शहरी इकाई का बेहतर गठन करना चाहती है और इस गठन में माननीय सदस्य की जो जो आपत्तियां थी वो आपत्तियां निराधार हैं। मैं बहुत स्पष्ट ये कहता हूं कि एक आपत्ति और थी जिसके तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया, हमारी नियमावली में लिखा हुआ है। अलावे जो उनके चिंता के विषय हैं उनको हम लोग अपने एसओपी में समाहित करते हुए इसको एक बेहतर कमेटी बनाकर संचालित करना चाहेंगे। चलिए। नहीं महोदय, मूल संविधान की भावना है। मान्य सदस्य, आसन के सामने प्रॉब्लम क्या है? एक ध्यानाकर्षण की सूचना में 3 पूरक आप पूछ सकते हैं, जिसमें से हमको लगता है कि कई पूरक हो गया जो 3 से अधिक है महोदय। और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी स्पष्ट है, स्पष्ट। आपका जो शंका था उस शंका को भी उन्होंने शांत किया है। माननीय मंत्री जी सदन के सामने सही बात नहीं रख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जमशेदपुर के फलाना सरजू बाबू, हमको नहीं लगता है कि आप माननीय काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। अब माननीय मंत्री जी पूरा लिखित उत्तर पढ़ के जो जो विषय उनमें हुआ है सारा चीज का जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन आप एक तरफा खारिज कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है खारिज, अगर मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं, असत्य जवाब अगर दे रहे हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करिए। मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। करिए पॉइंट आउट। उसको कौन चीज में मंत्री जी का जवाब से आप असहमत है? सूचना है कि जमशेदपुर के इतने वार्ड हो, करीब 16 वार्ड। आप चाहते क्या है? जमशेदपुर का वार्ड में क्या होना चाहिए? ये चाहता हूं कि संविधान में नगर निकायों के गठन का
की जो स्पिरिट है, भावना है, वह है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। नगर निकाय उसी के लिए बनती हैं। इस अधिसूचना में इसका कहीं भी कोई बू नहीं है कि स्थानीय स्वशासन का है, और स्थानीय स्वशासन नहीं है ये, तो इस तरह की अधिसूचना जारी करना हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। आपके व्यवस्था में, माननीय सदस्य, आपके व्यवस्था में वे निकाय गठन करने का क्या सुझाव है? आप क्या चाहते हैं वो बोलिए। मैं तो चाहता हूं कि इसको रद्द करे सरकार, एक समिति बना के, सदन की भी समिति बना ले, किसको बना ले, और ऐसा नोटिफिकेशन करे जिससे स्थानीय स्वशासन की बू आए। चलिए माननीय मंत्री जी, इसी पर जवाब दे दीजिए, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट पहले कहा कि 27 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 15 वैसे सदस्य हैं जो सीधे झारखंड की जनता को उत्तरदायी हैं। मैं मानता हूं कि 12 सदस्य इसमें टाटा स्टील के हो सकते हैं, जो टाटा स्टील के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो 15 सदस्य हैं उनका बहुमत निश्चित रूप से स्थानीय स्वशासन या झारखंड की जनता को हितों को संरक्षित करने का है। तो माननीय सदस्य की आशंका निराधार है, ये कमेटी बन जाए। एसओपी में उन तथ्यों को हम लोग ले आएंगे, और उसके बाद भी अगर माननीय वरिष्ठ विद्वान सदस्य को कोई प्रस्ताव रहेंगे तो हम लोग उसको एसओपी में समझ। चलिए सर जी, माननीय सदस्य रामचंद्र, आप छोड़ दीजिए। नहीं महोदय, आपका सुझाव भी मानेंगे, आप लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे देंगे, उसको भी मानने के लिए तैयार है। उनके जो एसओपी बनेगा उसमें उसको इंक्लूड कर दिया जाए। लिखित सुझाव तो मंत्री जी को, राज्यपाल जी को मैं काफी दिनों से दे रहा हूँ। ठीक, उसको मान लेंगे। मंत्री जी तो सदन में आश्वस्त किए, पूरे सदन को आश्वस्त किए। ठीक नहीं है महोदय, ये फैसला इस बारे में होना चाहिए। तो अधिसूचना जारी हो रही है, वो अधिसूचना की भावना, मूल भावना संविधान का नियम का है, वो सही है कि नहीं महोदय? एक और नियम बना है, सरकार ने टाटा ली समझौता किया है, उसमें अब आप उसमें और ज्यादा समय व्यय नहीं कर सकते सर बाबू। एक मिनट, अगर माननीय मंत्री जी, माननीय सरजू बाबू आपके चैम्बर में चले जाएंगे सर, और इसमें और कुछ जो नियम के अनुकूल है सर, उसको इंक्लूड करने का कहीं स्पेस है जी, आप देख लीजिए। जी, चलिए रामचंद्र सिंह जी, आप मंत्री जी के साथ बैठ करके बात कर लीजिए। मान्य सरजू बाबू, काफी डिस्कशन भी हुआ, और एक ऑप्शन आपको दिया गया कि आप माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके उस पर विचार कर लेंगे। मंत्री जी आपका उचित बात को निश्चित रूप से मानेंगे। चलिए रामचंद्र सिंह जी। जी, चलिए रामचंद्र जी अध्यक्ष महोदय, चलिए आप उनके चैम्बर में जाकर के थोड़ा डिस्कशन करें। चलिए अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं है। विधानसभा ऐसे सवालों पर चुप रहेगी जो सवाल संविधान, नियम, जनहित के हैं। सारा आरोप आप ही लगाइएगा सरजू बाबू, सारा आरोप विधानसभा पर, मंत्रिमंडल पर, सरकार पर, सारा आरोप आप ही लगाइएगा। ऐसा नहीं ना हो सकता है। पहले तो ये बात तय होना चाहिए कि आपके पीछे और सवाल है, समय निश्चित है। तीन पूरक पूछने का आपको अधिकार है, आपने 3 से ज्यादा पूरक भी पूछ लिया, उसके बावजूद भी आसन आपके मर्यादा को देखते हुए माननीय मंत्री के पास इसका और विस्तृत आलोचना करने के लिए समय दे दिया ताकि सदन का समय बचे, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए रामचंद्र। हाँ अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, संतोषजनक नहीं है। पूछिए। अच्छा आपका भी पूछेंगे, पूछिए। चलिए रामचंद्र। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है, उत्तर संतोषजनक नहीं है। लातेहार नगर जो क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, वहाँ सर्वे हुआ ही नहीं, और इसके बाद इसे और दूसरे जगह जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पर जहाँ सर्वे नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं स्कूली शिक्षा साक्षरता, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। एक तरफ जहां माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार कहती है महोदय, पढ़ेगा झारखंड, समृद्ध हो जाएगा झारखंड, और दूसरी ओर अगर देखते हैं महोदय तो जो शिक्षा विभाग की बद से बदतर स्थिति है महोदय, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है अध्यक्ष महोदय।
भय युक्त एवं भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार नौनिहालों से लेकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का कार्य कर रही है महोदय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़ा आया है महोदय, यूडाइस प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट, जो झारखंड के स्कूलों को लेकर के हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आए हैं महोदय। झारखंड के लगभग 7,642 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है महोदय। अब उन स्कूलों का भविष्य क्या होगा महोदय, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हीं एक शिक्षकों के मार्फत पूरा स्कूल चल रहा है महोदय। सभी सब्जेक्ट को वही पढ़ाते हैं, सारा कार्य वही देखते हैं महोदय। और इन स्कूलों में लगभग जो नामांकित बच्चे हैं महोदय 3.78 लाख महोदय, 1,000-2,000 नहीं है महोदय। इतने बच्चों का भविष्य आज अधर में लटका है महोदय। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट हम पेश करते हैं महोदय, वो मेरा रिपोर्ट नहीं है, यूडाइस प्लस 2023-24 के अनुसार झारखंड में 372 स्कूल महोदय ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है महोदय। लेकिन उसके उलट हम बता दें, शिक्षक वहां पर कार्यरत है। कितने शिक्षक महोदय? लगभग 1,353 शिक्षक उसमें कार्यरत है महोदय। इस प्रकार की अव्यवस्था रहेगी महोदय तो क्या झारखंड बढ़ेगा महोदय? ये हम नौनिहालों के साथ, हमारे बच्चों के साथ हम इस प्रकार नाइंसाफी नहीं कर रहे महोदय। इसलिए माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि जब आप अपने वक्तव्य को रखें तो इस प्रकार के जो अनुपात हैं इसमें जरूर बताएं। और यही कारण था महोदय, जब माननीय रघुवर दास जी नेतृत्व वाली सरकार थी महोदय, तो ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या या तो नगण्य है या तो फिर स्कूल में शिक्षक नहीं है महोदय, तो ऐसे स्कूलों के हम लोगों ने विलय करने का काम किया था। जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण उठाते थे बात को कि स्कूल को बंद कर दिया गया। अब ये देख लीजिए महोदय, इतने सारे स्कूल, एक शिक्षक और बच्चे इतने, लेकिन शिक्षक इतने हैं पर वो वहां बच्चे नामांकित नहीं है महोदय। तो इनको हम बैठा के पेमेंट कर रहे हैं महोदय। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था है इस पर जरूर संज्ञान लेने की आवश्यकता है महोदय। ये हम आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें 2015 से लेकर के 2019 के बीच में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई महोदय, उसके बाद एक भी शिक्षकों की नियुक्ति अब तक ये सरकार नहीं कर पाई है। जो उस समय किसी कारणवश पेंडिंग थे महोदय, उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करके सरकार अपना पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी कारणवश से पेंडिंग था तो 5 महीना, 6 महीने, 1 साल के अंदर उसे सही करके तुरंत नियुक्त कर देना चाहिए था महोदय। आज पता नहीं ये हेमंत सरकार आज शिक्षा के प्रति इतनी उदासीन क्यों है महोदय, हम नहीं समझ पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है महोदय कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंची कक्षाओं में पहुंचते जाते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जाता है। कारण क्या है महोदय? विशेषकर बच्चियां, जिन्हें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे कि वो उस शिक्षा की ओर बढ़े और ड्रॉप आउट रेट न हो महोदय। जैसे हमने कोशिश किया था, हमारी सरकार ने कोशिश किया था महोदय कि अलग अलग लड़कों के लिए, बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की समुचित व्यवस्था, बेंच डेस्क की व्यवस्था, और सबसे पहले जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है महोदय, जो थोड़ी सी बड़ी बच्चियां हैं, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था,
स्कूलों में साइकिल माननीय की सदस्य व्यवस्था, कुछ कहना चाह रहे कई सारी व्यवस्था। महोदय एक बात है, एक सेकंड महोदय, हम 2:12 में शुरू किए हैं और जितना समय कटेगा महोदय आप हमको दीजिएगा महोदय। आज समय कटौती होगा तो हम सामने बैठ जाएंगे। आपको आसन आश्वस्त करता है, आपका 1 मिनट समय नहीं लेंगे। क्या बोलना चाहते हैं मैडम? महोदय, संयोग से इनके साथ मंत्री हम भी बने हुए थे और ये ड्रॉप आउट के बाद अभी माननीय सदस्य बोल रही हैं, तो अगर उस समय ड्रॉप आउट नहीं था तो फिर हम लोगों ने इतना सारा कस्तूरबा वगैरह क्यों खोला था? तो उस समय भी यही स्थिति था और वर्तमान हेमंत जी का सरकार उसमें सुधार ला रहा है महोदय जी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिन नए ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं था महोदय, वैसे 57 ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शुरू किए थे महोदय। और बच्चों की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, आज यहाँ पर बैठे कई माननीय सदस्य, हमें लगता है कि बोरा लेकर के स्कूल जाते थे महोदय। उस स्थिति को बदलने के लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा माहौल, बेंच डेस्क से लेकर के महोदय, बिजली की उत्तम व्यवस्था से लेके साफ सुथरा शौचालय, हर एक खेलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, सुदृढ़ पुस्तकालय, एक अच्छी प्रयोगशाला, सारी चीजों की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से हो रही थी महोदय। लेकिन आज जाकर के स्कूलों में देखे महोदय, आज की स्थिति कोई उसे देखने वाला नहीं। टंकी में पानी चढ़ा नहीं चढ़ा, टंकी टूट के वहीं गिर गया और इसके कारण महोदय जो जीरो ड्रॉप आउट पंचायत थे महोदय, जिसको हम लोगों ने सम्मानित किया था महोदय, कई ऐसे पंचायत जिनको जीरो ड्रॉप आउट का हम लोग सम्मानित किए थे, आज फिर से वहां इतना ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है महोदय कि आज कोई देखने वाला नहीं। इसलिए हम सुझाव के तौर पे कहना चाहते हैं महोदय, अगर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करनी है महोदय, तो थोड़ा जो भी माननीय विधायक है अपने अपने क्षेत्र के एक बार सरकारी विद्यालय जरूर जाए महोदय और वहां पर देखे जो कमी है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करें। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं महोदय, जो सच्चाई है उसे हम सदन के सामने लाने का काम किए हैं महोदय। और एक बात बताना चाहेंगे महोदय, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, हम चाहते हैं कि इसका नाम झारखंड शिक्षा पब्लिकेशन सेंटर के नाम से जाना जाए। महोदय आपके पास भी शिक्षक आते होंगे, आप भी एक शिक्षक है महोदय, हम भी एक शिक्षक है। शिक्षक का क्या काम है महोदय? बच्चों को शिक्षा देना, पढ़ाना। लेकिन ईमानदारी से आज माननीय सदस्य ये बोले महोदय, सब मैसेज जाता है महोदय, और यदि वो नहीं देख करके कार्य करे तो उनको वेतन रोकने की धमकी दी जाती है महोदय शिक्षकों को। मतलब सारा कार्य करना है महोदय सिवाय पढ़ाने के, तो हमारे स्कूल के बच्चों का क्या हाल होगा महोदय? इसमें सुधार लाने की जरूरत है महोदय। इतने पैसे खर्च होते हैं, बस किताब छप रहा, पत्रिका छप रहा, पंख पत्रिका, फलाना पत्रिका ये छप रहा, इसमें थोड़ा कंट्रोल की जरूरत है महोदय। आज सबसे बड़ी बात महोदय, अगर हम देखते हैं कि 2024-25 में लगभग 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय में विकसित करने का लक्ष्य रखा था। अच्छी बात है महोदय, एक सोच के तहत एक रोड मैप बना के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से, क्या आज तक कोई लीडर स्कूल एवं आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं महोदय? या बनाए गए हैं तो कितने बनाए गए हैं? माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराए महोदय। घोषणाएं अच्छी है महोदय, सोच अच्छी है, तो फिर वो चला कहाँ जाता है महोदय? ये काफी चिंता का विषय है महोदय। 1000 विद्यालय में किचन की मरम्मती करनी थी महोदय। आप आते जाते कोई भी स्कूल में रुक के देख ले किचन की स्थिति महोदय। धुआं से छुटकारा के लिए उनको हम लोगों ने कोशिश किया था गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का। जो थाली हमारे बच्चे बजाते बजाते लेकर के स्कूल आते थे महोदय, उसको हमने जा करके स्कूलों में मना करके और स्कूल में बर्तन रखने के लिए हमने निर्देश दिया था महोदय, ये बोल करके कि हमारे बच्चे जरूर वो अनाज ले, लेकिन ऐसे रास्ते भर में थाली पीटते हुए ना। एक अच्छी सोच के साथ व्यवस्था किए थे। आज किचन की स्थिति बदहाल, आज फिर से चालू हो गया वही कार्य। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
एक था महोदय मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, बहुत अच्छा लगा था सुनने में कि जो डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाएंगे। महोदय, हमारे संज्ञान में तो अब तक हम बहुत कोशिश किए, लेकिन कितने छात्रों का इसका लाभ मिला अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाया है महोदय। और साथ ही साथ महोदय 26,001 शिक्षकों का जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक लटक के वैसा ही एज इट इज पड़ा हुआ है महोदय। और 17 वर्षों से जो प्रमोशन नहीं मिल रहा था महोदय, हम जानते हैं कि जब कोई भी कार्य करता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रमोशन की जरूरत होती है। आज हमें लगता है 17 वर्षों से महोदय आज प्रमोशन नहीं मिलने के कारण आज शिक्षक काफी बेहाल हो गए हैं महोदय। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज शिक्षकों में के मन में एक हीन भावना जो होती है महोदय कि हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं। आए दिन शिक्षक आते हैं सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए महोदय। जो विभाग का कार्य वो विभाग कार्य करे, बाकी उन्हें सिर्फ पढ़ाने के लिए कार्य दिया जाए, जिससे कि हमारे स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो सकती है महोदय। महोदय, अगर हम आते हैं उच्च शिक्षा की ओर महोदय, तो कई विश्वविद्यालयों में कुलपति विहीन है महोदय, कुलपति नहीं है। उच्च शिक्षा की स्थिति उसी से पता लगाया जा सकता है महोदय। आज राज्य में विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों को ससमय नए नहीं हो पाने के कारण आज उन्हें जो लाभ मिलता था महोदय वो भी नहीं मिल पा रहा है। और तो और जो रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, इन सब में जो ग्रेड मिला था महोदय वो नीचे आ गया है महोदय। हम जाते हैं कि बी आया तो बी प्लस होगा, ए आया तो ए प्लस होगा, ए प्लस है तो ए प्लस प्लस होगा महोदय। आज ऐसी क्या कमी आई कि आज वो स्तर गिर गया है जिसके कारण आज उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा महोदय। इसके लिए हमने एक प्रयास किया था, क्योंकि हमारे जो झारखंड की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी है उनको लगता है महोदय कि पता नहीं नैक के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करना होगा, तो बीच बीच में 3 महीने 6 महीने साल भर में उनकी कार्यशाला कराते थे महोदय। तो उससे क्या होता था कि जो भी जेन्युइन चीजें हैं उसे व्यवस्थित करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरी टीम मिल करके उसे करती थी। और ये जो ग्रेड मिलता था महोदय वो ए अगर बी रहता था तो बी प्लस हो जाता था, ए है तो ए प्लस होता था, ऐसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता था। लेकिन हमें लगता है कि 5 वर्षों में एक भी नए का कार्यशाला नहीं हुआ। प्लीज महोदय, अभी ग्रीन लाइट और ये सब मत दिखाइएगा महोदय, इतना लेट से शुरू किए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ विश्वविद्यालय में तो एक भी प्रोफेसर नहीं है महोदय। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के सैकड़ों पद रिक्त है महोदय। हम उसमें कैसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं महोदय। और संविदा पर जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है कि उसे देखने वाला भी कोई नहीं है महोदय। और आप जानते हैं महोदय, आप भी एक शिक्षक रहे, एसोसिएट प्रोफेसर की अनुपस्थिति के कारण महोदय अधिकांश कॉलेज के स्नातक के 4थे वर्ष में पढ़ाने के लिए वो उपयुक्त नहीं है महोदय। इसका नुकसान ये हो रहा बच्चों को कि शोध के साथ जो डिग्री मिलती है महोदय वो कार्य नहीं हो पा रहा है। और उसके चलते कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के जो अनुदान है महोदय वो बिल्कुल शून्य के लगभग है महोदय। तो हम चाहेंगे कि नैक का बुला करके कार्यशाला कराया जाए, जो भी नियुक्त प्रोफेसर का ये है महोदय उसे बढ़ाया जाए। और एक हास्यास्पद बात ये है महोदय कि बीएड कोर्स का नामांकन फी, हम लोग भी बीएड किए हैं महोदय, मात्र 24,000 रुपया था महोदय। आज बढ़ते बढ़ते ये 5 के नियुक्ति के समय 36,000 रुपया और 18 वर्षों में ये बढ़ते बढ़ते महोदय आज 1.5 लाख से ऊपर हो गया। लेकिन जो हम प्रोफेसर को, शिक्षकों को देते हैं महोदय मात्र 57,000 रुपया महोदय।
और साथ ही महोदय, रांची विश्वविद्यालय में तो मात्र 50,000 मिल रहा है महोदय। तो इस प्रकार की इतनी असमानता क्यों है महोदय? 18 वर्षों से जो बीएड कोर्स में अटूट सेवा दे रहे हैं, आज उन्हें विगत हमारे 5 वर्षों की हमारी अबुआ सरकार के शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो कार्यरत किया है, उनके उल्लेखनीय कार्य को और आगामी आने वाले कार्यों को सदन के पटल पर रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान प्रारंभ होता है एक पंक्ति से, हम भारत के लोग। वास्तव में अगर देश का अगर आपको देखना है तो उस भौगोलिक क्षेत्र से नहीं, आप किसी देश के गौरव को, किसी देश की सभ्यता को उनके लोगों के द्वारा पहचानते हैं। और जिस तरीके से आज आखिर देश में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे युवाएं हैं, अगर वही शिक्षा के क्षेत्र में उनकी स्थिति बदतर हालत की रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि राज्य का क्या हालत होगा। आदरणीय हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री जी बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा कर रही थी। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे। हमारे क्षेत्रीय जो शिक्षक थे, उनके पद की नियुक्ति नहीं हो रही थी, उनको समाप्त कर दिया जा रहा था। मोदी जी, सवाल है दृष्टि का, सवाल है नियत का, कि आपकी नियत कैसी थी। आज भी हम 5 से 6 वर्षों तक हम झारखंड के विद्यालय बंदी का विषय क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनकी सोच जग जाहिर हो गई थी, जो इनको झारखंड की जनता ने 2014 में दिया था। किसी भी, अगर आपने स्टडी किया होगा, देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा स्कूलों को अगर बंद कराया है तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम उसमें आता है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दिसंबर 2018 का हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसमें हेडिंग भी था कि झारखंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू शट 6,646 स्कूल्स, और ये पहले चरण का था। और उस समय हमारे गठबंधन के लोगों ने ये धरना दिया था। नहीं तो ये सेकंड फेजेस में अगर आप इसका दुगना कर लीजिए तो 6 से 12, 13, 14,000 स्कूलों का बंद करने की इनकी सोच थी, और इन्होंने ये बंद भी किया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके घर में पहली पीढ़ी ने अगर पढ़ाई नहीं की है तो जो उसकी दूसरी पीढ़ी होती है वो द्वितीय दर्जे के विद्यालय में जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत के अंदर एक और भारत, एक ऐसा भारत जो अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और एक ऐसा दूसरा भारत जो द्वितीय दर्जे के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं द्वितीय दर्जे का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये हमारे निजी स्कूलों के लिए भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निजी स्कूल जहाँ भारी भरकम फीस दे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर आज भी भारी संख्या में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ ना तो फैसिलिटीज अच्छी है, ना ही वहाँ पर में हमारे जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड है। आप अगर बराबरी का हक ना मिल सके, इसलिए इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटा था। ये महोदय जी, मैं कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए या शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए या शिक्षा कर्मियों के लिए ये उसी तरीके की पूर्ववर्ती जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। आज ये झारखंडी सरकार, ये बुआ सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, बेहतर रोजगार के साथ अपनी सोच को आगे रखती है। और क्योंकि जहाँ पे आदरणीय मैडम बोल रही थी, सदस्य बोल रही थी, कॉलेज की बात बता रही थी, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ खाने पीने की जद्दोजहद में बहुत लोगों ने बरसों बरस संघर्ष किया है। और जितना मैं आपको बताना चाहूँगी कि 17 से 18 साल आप ही लोग सरकार में थे। कॉलेज बच्चा तभी जाएगा जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी। जो बच्चा घर का खाना पीना, एक परिवार उस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उनको कहाँ स्कूल में एडमिशन करा सकते थे? और इन्होंने जो काम किया था, जो दुस्साहस किया था, आज ये परिणाम है कि झारखंड में
हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अबुआ सरकार निकाल रही है। आप लोगों ने पहले भी देखा था इनकी सरकार में पारा शिक्षकों की हालत क्या थी। अध्यक्ष महोदय, पेज के कटिंग्स हैं, बताना चाहूंगी इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, आपका दिसंबर 19, 2018 का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपने परिवार को खोया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से उनका पूरा परिवार चलता था, लेकिन जब इनके डबल इंजन की सरकार थी, उनकी आवाज, उनकी इच्छाओं को जानने का, सुनने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और आदरणीय हमारी सदस्य हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो सुना भी नहीं है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो उनके बारे में भी बहुत चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चलिए, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं जरूर बोलूंगी। पारा शिक्षकों के मुद्दे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी जब भी कोई बात करने की कोशिश होती थी, वे कुछ भी बोलने से परहेज करती थी। कभी मीटिंग में होने का हवाला देती थी, तो कभी कैबिनेट की बैठक में जाने का हवाला देती थी। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर उनके सीनियर बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेंगी। तो ये अगर शिक्षा मंत्री किसी राज्य की बोलती हैं, जब पारा टीचर्स हड़ताल में रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कभी गंभीर विषय है। मैडम मैडम मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। और ये मैं कहना चाहूंगी, जब दिस इज नॉट कॉन्वर्सेशन, इन्होंने कभी भी स्कूल के विद्यालयों की हालत नहीं देखी, जस्ट लिसन, छात्रावास की हालत नहीं देखी, जर्जर बिल्डिंग की हालत नहीं देखी, और झारखंडी सरकार ने वो देखा। और उन्होंने पारा शिक्षक हो, रसोईया दीदी हो, उनके मानदेय को 50% से बढ़ाकर से लेकर के 200% तक की वृद्धि की थी। आज कक्षा 1 में से लेकर के उच्च शिक्षा के लिए जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनको छात्रवृत्ति 3 गुना दी जा रही है। और बच्चों को, जैसे आप सभी को ज्ञात है, आज हम बच्चों को साइकिल दे रहे हैं। गांव देहात में सर होता क्या है कि दूर दराज हैं, किसी के घर में माँ पिताजी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को अगर विद्यालय आना है, खास करके अगर हमारी लड़की बच्चियां हैं, तो उनको आने में दिक्कत होती थी। मैं इस सकारात्मक सोच को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब साइकिल वितरण करते थे तो बच्चों के चेहरे में बहुत खुशी और एक चमक होती थी। वो ये चमक इसलिए क्योंकि वो पहिया, साइकिल का पहिया उनके सपनों को पंख देने का काम कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये काफी सकारात्मक कदम है। और अभी झारखंड के प्रमुख शहरों में छात्राओं एवं हमारी कामकाजी महिलाओं के लिए भव्य छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। महोदय, गंभीर विषय है और इस व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि कहावत है ना, अगर भूत भगाना है तो हम लोग पीला सरसों फेंकते हैं, लेकिन अगर भूत सरसों में ही होगा तो फिर परिस्थिति क्या होगी। लेकिन इस संजीदगी के साथ में आज झारखंड में मैं बहुत आपके समक्ष में मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्व होता है कि इसी वर्ष आयोजित हमारी जेईई एडवांस में हमारे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जितने बच्चे हैं, बहुत बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने में ये रखना चाहती हूँ कि हमारी झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अध्यक्ष महोदय संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी। राज्य सरकार ने 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ कर चुकी है। 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय का निर्माण पूरे होने के अग्रसर में है और आगामी चरण में पंचायत स्तर पर 4014 आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का लक्ष्य लेकर के हम बढ़ रहे हैं। नेतरहाट की तर्ज पर दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो में आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं। राज्य में अवस्थित 203 कस्तूरबा विद्यालय एवं 57 झारखंड बालिका विद्यालयों में छात्रावास की क्षमता वृद्धि का काम किया जा रहा है। पहले चरण में 72 विद्यालयों में से के लिए 302 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 1050 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मैथ्स और साइंस के लैब प्रारंभ किए गए हैं। 5393 विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की गई है।
3,552 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ किए हैं। 28,945 विद्यालयों को टैब प्रदान किए गए हैं और पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ साथ अब ईपीएफ की कटौती भी प्रारंभ हो गई है। विगत वर्षों में 12,816 ग्रेजुएटेड ट्रेन टीचर्स, 2,612 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और 585 लैब असिस्टेंट सहायकों की नियुक्ति की गई है। 1300 विद्यालयों की मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था लागू की गई है। रसोइयों दीदियों के मानदेय में 2,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि के साथ साथ अब 12 महीने का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। आगामी वर्ष में हमारी सरकार 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति करने जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तमाम अड़चनों के बाद आज इसे पार करते हुए हम परिणाम जारी करने की स्थिति में आ चुके हैं। जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में स्टेट ऑफ आर्ट पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में नए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक बनाने के साथ साथ शिक्षक आदि की नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सोच, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं हम लोग हर एक आयु वर्ग के हैं, हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, उसके लिए सकारात्मक कदम जो कुछ और पॉइंट्स में इसमें जोड़ना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। हम लोग झारखंड के लोगों के बच्चों के पढ़ाई प्रशिक्षण से संबंधित कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने सुना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, नए डिग्री कॉलेजेस, शिक्षक बहाली, विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की योजना के साथ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं एकलव्य शिक्षण प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन जैसी योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, लॉ आदि की निःशुल्क तैयारी करवाएंगे महोदय और प्रवेश मिलने के बाद उन्हें पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा की ताकत अगर समझने के लिए हमें बाबा अंबेडकर साहिब जी की जीवनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि संविधान की ताकत वही समझ पाएंगे जो इन्हें पढ़ पाएंगे अध्यक्ष महोदय। और संविधान पूजने के साथ साथ जरूरत है उसे पढ़ने की, उसे समझने की, क्योंकि किताबें चुप रहती हैं और उसको जिसने पढ़ लिया वो जीवन में बोल भी सकता है, लड़ भी सकता है और अपनी आवाज को बुलंद भी कर सकता है। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सर को, हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के साथ सुदीव्य कुमार सोनू जी को और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस बजट में खास करके शिक्षा के क्षेत्र में 12% से ज्यादा का बजट देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा है अगर झारखंड का भविष्य आने वाला, उन्होंने